Hi everyone. In this video we will study about principle of virtual work, Betty's theorem and Maxwell reciprocal theorem, and we will see some examples on these topics. So starting with the principle of virtual work, it says that total virtual work is equal to 0. Now we know that work is the product of force and displacement. किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होएगा, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कॉज है और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। उसी फोर्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब तो रियल वर्क होएगा। बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी एक सिस्टम की फोर्सेस को किसी दूसरे सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट से जो कि किसी और फोर्सेस की वजह से हुआ है, तो उन दोनों में कॉज इफेक्ट का रिलेशन नहीं रहेगा और उसका प्रोडक्ट आपका रियल वर्क नहीं कहलाएगा, वर्चुअल वर्क कहलाएगा, क्योंकि both are not related by the cause effect relation. So अगर आप फोर्स किसी एक सिस्टम की ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे सिस्टम का ले रहे हो और उनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो वर्चुअल वर्क कहलाएगा एंड दैट इज ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि उन डिस्प्लेसमेंट को कॉज करने में इस फोर्स का कोई भी रोल नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू जीरो. So we can say that total virtual work is equals to 0. Now total consists of external and internal both. So external plus internal virtual work is equals to 0. Now internal work is always negative because internal forces हरदम अपोज करती है डिस्प्लेसमेंट को, तो वो डिस्प्लेसमेंट के हरदम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और वर्क आपका स्केलर प्रोडक्ट है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. थीटा 180 डिग्री रहेगा तो हरदम इंटरनल वर्क नेगेटिव रहेगा. सो वी कैन से दैट एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्चुअल वर्क. ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. क्योंकि लेफ्ट साइड में रहता तो इंटरनल का नेगेटिव साइन रहता, उसे राइट में ले जाके पॉजिटिव कर दिया बिकॉज राइट में जीरो था. सो वी कैन फाइनली जो रिजल्ट निकला है एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क बराबर इंटरनल वर्चुअल वर्क. इस प्रिंसिपल को यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. पहला एग्जाम्पल है कि एक फ्रेम दे दिया, एक लोडिंग दे दी और एक डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी कितना होएगा. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल कैसे निकालें. अब ये डिस्प्लेसमेंट और ये लोडिंग एक दूसरे के कॉज इफेक्ट है. ये लोडिंग और ये डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के कॉज इफेक्ट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो रियल वर्क कहलाएगा. बट हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क देखना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्चुअल फोर्स लगाओ. तो हमने एक दूसरा सिस्टम लिया जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल फोर्स लगा दिया यहाँ पे. अब अगर इस फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वर्चुअल वर्क कहलाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉज इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट पूछा है उस पर आप वर्चुअल लोडिंग लगा दो. अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वर्टिकल फोर्स लगेगी, अगर रोटेशन पूछता है थीटा सी तो आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल फोर्स लगाओ. रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स कौन सी होगी, मोमेंट, और तो यूनिट मोमेंट लगा दिया और यूनिट फोर्स लगा दिया. ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाओ. वो कहता है कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क बराबर इंटरनल वर्चुअल वर्क. अब एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्चुअल फोर्स इनटू एक्सटर्नल रियल डिस्प्ले. अभी इस सिस्टम में हमारा फोर्सेस वर्चुअल है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो वो रियल है, तो एक्सटर्नल वर्चुअल फोर्स इनटू एक्सटर्नल रियल डिस्प्लेसमेंट. तो एक्सटर्नल वर्चुअल फोर्स एक ही दिख रही है 1 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग रियल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, तो 1 इंटू डेल्टा एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क हो गया बराबर इंटरनल वर्चुअल वर्क. तो इंटरनल वर्चुअल फोर्स इनटू इंटरनल रियल डिस्प्लेसमेंट. इंटरनल वर्चुअल फोर्स क्या होगी, बीम्स ऑफ फ्रेम में मेनली फोर्स कौन से लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट. तो इस वर्चुअल लोडिंग की वजह से जो भी इंटरनल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है दैट विल बी योर इंटरनल वर्चुअल फोर्स. उसको हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं. स्मॉल m इज द बेंडिंग मोमेंट caused due to the virtual loading into internal real displacement. अब मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, रोटेशन, तो हमने यहाँ पे डी थीटा कर दिया और ये रियल लोडिंग की वजह से होएगा. रियल डिस्प्लेसमेंट है तो रियल लोडिंग की वजह से होएगा. तो हमें डी थीटा का एक रिलेशन पता है कि डी थीटा बाई डी एक्स बराबर एम बाई ई आई होता है.
ये रोटेशन है, दिस 1/r इक्वल्स टू m/ei, दिस इज द कर्वेचर वी कैन राइट d थीटा बाई dx। तो जो ये d थीटा हुआ वो किसी ना किसी बेंडिंग मोमेंट से आएगा, तो ये d थीटा हमने रियल डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो ये रियल बेंडिंग मोमेंट की वजह से आएगा जो गिवन लोडिंग है। तो यहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट जो गिवन लोडिंग से होएगा वो कैपिटल M लिख दिया, क्योंकि ये जो d थीटा है वो इंटरनल रियल डिस्प्लेसमेंट है और ये किसी न किसी बेंडिंग मोमेंट की वजह से हो रहा है, ये रियल है तो इसको कॉज करने वाला बेंडिंग मोमेंट भी रियल ही होगा। तो यहाँ पर हमने कैपिटल M को रियल बेंडिंग मोमेंट से डिनोट किया है, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू गिवन लोडिंग। तो हमारे पास आ गया स्मॉल m dx by ei, where small m is the bending moment due to the virtual loading and capital M is the bending moment due to the given loading। अब वर्चुअल लोडिंग आपका अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तब तो आप यूनिट लोड लगाओगे वर्चुअल लोड के तौर पर, और अगर रोटेशन पूछता है तो वर्चुअल लोड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट मोमेंट लगाओगे जहां पर पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा और ये थीटा इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। A cantilever beam is given to you and you have to find out the deflection at B, vertical deflection at B and rotation at B। तो पहले डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। तो इस गिवन लोडिंग की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्शन होएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्लोप आएगा, तो वो कितना आएगा। तो अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो हमें एक वर्चुअल लोड लगाना पड़ेगा, वर्टिकल यूनिट लोड लगाया हमने एट बी, तो वर्टिकल यूनिट लोड एट बी यहाँ पर 1 लगा दिया और गिवन लोडिंग भी लगाया। अब डेल्टा का हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, स्मॉल m कैपिटल M dx बाई ei। स्मॉल m क्या था, ड्यू टू द वर्चुअल लोड बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, और कैपिटल M क्या था, ड्यू टू द गिवन लोडिंग बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। तो हम बेंडिंग मोमेंट निकाल के क्योंकि बेंडिंग मोमेंट x के टर्म में आएगा तो फाइनल जो डेल्टा b होएगा वो इंटीग्रेशन से आएगा हमारे पास। तो CB के लिए कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी, x we have taken from the point C, so to cover the member CB x will take the value from 0 to L/2 and कैपिटल M माइनस px हो गया। BA के लिए कैपिटल M की वैल्यू अगर x आप B से ले रहे हो तो माइनस px प्लस L/2 हो गया। सिमिलरली CB के लिए स्मॉल m की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि मतलब वर्टिकल लोडिंग यहाँ पर दे रखी है तो यहाँ कोई लोड ही नहीं है, और AB के लिए स्मॉल m की वैल्यू माइनस x ले लिया, x वी हैव टेकन फ्रॉम द पॉइंट B, उसको यहाँ पे पुट करो तो आपका CB और BA पोर्शन के लिए अलग अलग होएगा। CB के लिए तो स्मॉल m की वैल्यू 0, BA के पोर्शन के लिए हम स्मॉल m की वैल्यू माइनस x लिख दी और कैपिटल M की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो लिख दी माइनस px प्लस L/2 dx बाई ei। BA को कवर करने के लिए x की वैल्यू 0 से L/2 गई है, फिर इंटीग्रेशन से हमारे पास डेल्टा B आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर रोटेशन का पूछता है थीटा B निकालो तो हमें वर्चुअल लोडिंग लगानी पड़ेगी, वर्चुअल मूवमेंट लगाओ, यहाँ पे यूनिट मूवमेंट लगाया, फिर वही थीटा B बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M dx बाई ei। आप इस बीम का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे ड्यू टू गिवन लोडिंग, वो कैपिटल M कहलाएगा। वर्चुअल लोडिंग की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो स्मॉल m कहलाएगा। CB के लिए कितना हो जाएगा, माइनस px अगर x आप C से ले रहे हो तो, और ये स्मॉल m 0 रहेगा क्योंकि कोई लोडिंग कुछ भी नहीं है। सिमिलरली BA के लिए अगर x B से ले रहे हो तो m कैपिटल M की वैल्यू माइनस px प्लस L/2 और m की वैल्यू -1 हो गई। इसको यहाँ पे पुट करो, इंटीग्रेट करो, तो CB और BA पोर्शन के लिए अलग अलग, यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू 0, पूरा एक्सप्रेशन 0, यहाँ BA को कवर करने के लिए x की वैल्यू 0 से L/2 जा रही थी, इंटीग्रेशन पर फाइनल थीटा B आ गया। तो हमने वर्चुअल लोड लगाकर देख लिया कि डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया, रोटेशन फाइंड आउट कर लिया प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से। अगर एक बार समराइज करना है तो देख लो, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहता है कि टोटल वर्चुअल वर्क बराबर 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि वर्चुअल वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो एक दूसरे के कॉज और इफेक्ट नहीं है। तो वो फोर्सेस अगर उस डिस्प्लेसमेंट को कॉज ही नहीं करेगी तो उसका इफेक्ट तो 0 ही होएगा। तो हम कह सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट है ही नहीं, रिलेशन कॉज इफेक्ट का तो 0 है। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग टोटल वर्चुअल वर्क 0 होता है। बाद में हमने देखा कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क बराबर इंटरनल वर्चुअल वर्क,
बीम्स ऑफ फ्रेम्स में लगाना है, तो हमें गिवन लोडिंग दे दी गई और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने एक वर्चुअल लोडिंग लगाई, वर्चुअल लोडिंग लगा के एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क बराबर इंटरनल वर्चुअल वर्क कर दिया। एक्सटर्नल वर्चुअल फोर्स इनटू एक्सटर्नल रियल डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्सटर्नल वर्चुअल मोमेंट्स इनटू इंटरनल रियल डिस्प्लेसमेंट्स। बीम्स ऑफ फ्रेम्स में बेंडिंग मोमेंट और रोटेशन रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटरनल। तो इंटरनल वर्चुअल फोर्स इंटरनल बेंडिंग मोमेंट हो गया कि बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वर्चुअल लोडिंग कितना आया, और इंटरनल रियल डिस्प्लेसमेंट रोटेशन होएगा, और वो किसकी वजह से होएगा, उस बेंडिंग रियल बेंडिंग मोमेंट की वजह से, रियल जो गिवन लोडिंग है उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है उसकी वजह से रोटेशन होएगा। तो हम उसको कैपिटल एम डी एक्स बाई ई आई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में तो आपको मैथमेटिक्स से लगानी है। नेक्स्ट है बेटीज लॉ। वो कहता है कि वर्चुअल वर्क डन बाय P force system in going through deformation of Q force system is equal to the virtual work done by Q force system in going through the deformation of P force system। समझते हैं क्या कह रहा है। एक P force system दे दिया, P1 और P2 लग रहा है इस बीम पर और उसकी वजह से बीम डिफ्लेक्ट हो रही है, और एक Q force system दे दिया Q1 और Q2 और उसकी वजह से बीम डिफ्लेक्ट हो रही है। बेटीज थ्योरम कहती है कि इसका फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर इसका फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट। तो P1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 यहाँ लेंगे और P2 के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा 2 यहाँ लेंगे। Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का डेल 1 लेंगे और Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का डेल 2 लेंगे। तो P1 इंटू डेल्टा 1 बराबर प्लस P2 इंटू डेल्टा 1 डेल्टा 2 बराबर Q1 इंटू डेल 1 प्लस Q2 इंटू डेल 2। दिस इज द बेटीज थ्योरम, ठीक है। इस सिस्टम का फोर्स इंटू इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट बराबर इस सिस्टम का फोर्स इंटू इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द बेटीज थ्योरम। अप्लाई करते हैं। द बीम गिवन बिलो प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ 8 mm एट Z। ये जो बीम दे रखी है इस पर 10 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन का x और y पॉइंट्स पर फोर्सेस लग रही है और 8 mm का Z पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 2 mm एंड 3 mm एट x एंड y रिस्पेक्टिवली, द फोर्स रिक्वायर्ड एट Z विल बी। तो x पर 2 और y पर 3 mm का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने प्रोड्यूस करने के लिए Z पर फोर्स कितने लगेगी। तो हम इसको दो सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं, P फोर्स और Q फोर्स में। P फोर्स में यहाँ पर 10 और 8 और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, Q फोर्स में यहाँ का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ W और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिस्टम के फोर्सेस इनटू इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट बराबर इस सिस्टम के फोर्सेस इनटू इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट। तो 10 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 बराबर W इंटू 8 हो गया। उससे हमारे पास W की वैल्यू 5.5 किलो न्यूटन होगी। तो हमने ये इक्वेशन बेटीज थ्योरम से सॉल्व कर लिया है। Next question. In the cantilever beam shown in the given figure, del 2 is the deflection under X due to load W1 at Y and del 1 is the deflection under Y due to load W2 at X. The ratio of del 1 and del 2. एक कैंटिलीवर बीम दे दी और W1 लगा रहा Y पर और del 2 डिस्प्लेसमेंट दे दिया X पर। फिर पूछ रहा है कि W2 X पर लगाया और del 1 डिस्प्लेसमेंट दे दिया Y पर, तो del 1 और del 2 का रेशियो बताओ। तो हम इस सिस्टम की फोर्सेस इस सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे इस सिस्टम के फोर्सेस इनटू इस सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स W1 इनटू del 1 बराबर W2 इनटू del 2। सो del 1 by del 2 is equal to W2 by W1। ऑप्शन C is correct। Next question. The beam shown in the given figure carries loads of 20 kN and 40 kN at point X and Y respectively and produces a deflection of 6 mm at point Z. To produce deflection of 8 mm and 5 mm at X and Y respectively, the load required at Z would be। सेम क्वेश्चन जो पहले किया था, यहाँ पे 20 और 40 का डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई पर लगा दिया और Z पर 6 mm का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। W Z पर कितना लगाए कि यहाँ पर 8 और 5 mm का डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो इस सिस्टम के फोर्सेस इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर इस सिस्टम के फोर्सेस इसका डिस्प्लेसमेंट। तो 20 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 5 बराबर W इंटू 6। W की वैल्यू आ गई 60 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ बेटीज थ्योरम जहाँ पर
P फोर्स सिस्टम में सिंगल फोर्स या मोमेंट है एंड Q फोर्स सिस्टम में भी सिंगल फोर्स और मोमेंट है। तो अगर सिंगल फोर्स और मोमेंट रहा तो P1 की वजह से, सपोज ये सिस्टम में एक सिंगल फोर्स लग रही है P1 और सिस्टम में एक सिंगल फोर्स लग रही है Q, उसकी वजह से डेल वन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है Q के पोजीशन पर और डेल्टा वन यहाँ पर P की पोजीशन पर हो रहा है। तो बेटिस थ्योरम लगा के हम कह सकते हैं कि P इंटू डेल्टा वन बराबर Q इंटू डेल वन हो गया। P और Q अगर बराबर हो गया तो डेल्टा वन बराबर डेल वन हो गया। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ बेटिस थ्योरम ओनली, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन करते हैं। Using Bettis theorem, determine the elongation of a bar 10 mm in diameter and 1 meter long when it is subjected to a force of 10 kN at diametrically opposite points at midpoint of its length. E is equals to 2 into 10 की पावर 5 megapascal and mu is equals to 0.3. तो उसके लिए अगर फाइंड आउट करना है एक बीम दे दी और डायमेट्रिकली सेंटर पर 10 किलोन्यूटन का लोड लगा दिया है, उसकी वजह से इलोंगेशन पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वर्चुअल लोड लगा दिया जिसका ये इलोंगेशन चाहिएगी, तो एक्सियल लोड लगा दिया 10 किलोन्यूटन का। उसकी वजह से हम ये वाला डायमेट्रिकली ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये फोर्सेस और ये फोर्स इक्वल है तो इसकी वजह से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट भी इक्वली होंगे। P फोर्स सिस्टम, Q फोर्स सिस्टम, यहाँ पर फोर्स लग रहा है P1 बराबर 10 किलो न्यूटन, यहाँ पर फोर्स लग रहा है P2 बराबर 10 किलो न्यूटन। P बराबर 10 किलो न्यूटन, Q बराबर 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होएगा दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो है कि यहाँ का फाइंड आउट करो, क्योंकि हमें पूछा गया है डेल्टा x1 यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फोर्स लगा के यहाँ का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कैसे करें, P2 एक्सियल फोर्स लगा रखा है तो हमें पता है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना होता है। एक्सियल डिफॉर्मेशन होता है कि PL/AE। तो एक बार एक्सियल डिफॉर्मेशन आ गया उसके बाद में एक्सियल स्ट्रेन आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन EX आ गया तो EY भी आ जाएगा म्यू इंटू EY आ गया तो उसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई आ गया, और डेल्टा वाई आ गया तो उसके बाद में डेल्टा x1 आ जाएगा क्योंकि बोथ आर इक्वल। सो फर्स्ट टास्क हमने यहाँ पे बेटिस थ्योरम लगा के P1 इंटू डेल्टा y2 बराबर P2 इंटू डेल्टा x1 कर दिया। P1 और P2 बराबर है तो डेल्टा y2 बराबर डेल्टा x1 हो गया। हम डेल्टा y2 फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें डेल्टा x2 से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, डेल्टा y2 फाइंड आउट करना है तो इलोंगेशन के डायरेक्शन में कितना हो रहा है फाइंड आउट करो। तो P2L/AE दिस इज द इलोंगेशन कॉज्ड ड्यू टू P2, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय L करोगे तो P2/AE विल द स्ट्रेन इन द x डायरेक्शन। उसमें x डायरेक्शन में स्ट्रेन आ गया तो इसको म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो y डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगा म्यू P2/AE। उसको अगर आप लेंथ दैट इज डायमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिफॉर्मेशन आ गई y2 डेल्टा y2। तो एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर ई डी इन सब की वैल्यू गिवन है। यू कैन फाइंड आउट डेल्टा y2, और डेल्टा y2 किसके बराबर था, डेल्टा x1 के, बाय बेटिस थ्योरम हमने देखा ही था। ठीक है, so in this video we have seen principle of virtual work, then Betty's law, and finally Maxwell reciprocal theorem. Let us also see theorem of least work and strain energy method. इससे भी हम indeterminate स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं।
ये कहता है कि इन any statically indeterminate structure, the redundant should be such that internal energy of structure should be minimum. Suppose ये एक propped cantilever है subjected to any given loading. अब इसका deflected shape कुछ भी हो सकता है, but ये वही deflected shape लेगा जिसके corresponding इसका energy minimum हो, क्योंकि हम देखते हैं कि nature में every object minimum energy acquire करने की tendency रखता है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी स्टेबल रहती है। अब एनर्जी मिनिमम होगी, उसके लिए हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट करके मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो आएगा। अगर लेट अस से दैट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इज यू, तो कोई भी रिडंडेंट जो भी आर बी लिया सपोज, वो स्ट्रेन एनर्जी उस रिडंडेंट के टर्म्स में आएगी, और हम लिख सकते हैं through the principle of least work of minimum energy that del u by del rb is equals to 0, ठीक है। तो इससे हमारे पास आरबी में एक इक्वेशन आ गई, और अगर ds 1 है किसी स्ट्रक्चर की, तो हम रिडंडेंट मान के del u by del rb बराबर 0 पुट करके एक्स्ट्रा इक्वेशन ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं रिडंडेंट को, ठीक है। तो ये थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क हो गई, del u by del rb बराबर 0, इससे भी हमारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर कभी कभार सपोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, तो हम जीरो नहीं करेंगे, हम del u by del rb को सेटलमेंट के बराबर लिखेंगे। ये कास्टिग्लियानो थ्योरम भी कहती है कि अगर आप स्ट्रेन एनर्जी को फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देन दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। तो अगर सेटलमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा। तो del u by del rb बराबर डेल्टा हो जाएगा, और सेटलमेंट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो हम del u by del rb बराबर 0 हो गया, और यही थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क भी बोली जा सकती है, ठीक है। अब बीम्स ऑफ फ्रेम्स में मेनली स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग मोमेंट की वजह से होती है, एंड दैट इज गिवन बाय m² dx by 2ei। और del u by del rb करोगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ rb। अगर मोमेंट की इक्वेशन सिंपल है तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दोगे और u फाइंड आउट करोगे, इसको इंटीग्रेट करके। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/2ei कॉमन निकल जाएगा। m आपके rb टर्म्स में दे रखा है, तो 2m del m by del rb, 2 से 2 गया तो फाइनली जो डेल्टा आया दैट इज del u by del rb, दैट इज 1/ei m del m by del rb dx। इससे भी हम डेल्टा निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन पूछा है तो अगर, ठीक है, और रिडंडेंट पूछा है तो वो भी निकल सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, this frame structure is given to us, and we have to analyze the given frame using strain energy method, and horizontal displacement of support D is done by EI towards the right। एनालिसिस करने का मतलब कि सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। तो मेनली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने का टास्क रहता है सबसे पहले तो इसकी ds कैलकुलेट करो। ds कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 3m + re - 3j + rr होगा। मेंबर्स 3 मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ जॉइंट्स 4 है, सो ds 1 आ गई इसके, ठीक है। अब हमें d का राइट में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हम hd को उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स को ही रिडंडेंट मानेंगे, और उस रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देंगे जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है उसके, ठीक है। तो हमने hd को रिडंडेंट मान लिया, उसके बाद में हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहता है। तो जो भी नेक्स्ट टास्क रहता है कि बाकी को तो तीनों इक्वेशन से निकालो और स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन 3 अवेलेबल है हमारे पास, समेशन fx बराबर 0, समेशन fy बराबर 0, समेशन m बराबर 0। उससे हमारे पास सारे रिएक्शंस hd की टर्म्स में आ जाएंगे। एक बार रिएक्शंस आने के बाद में हम मोमेंट्स लिखेंगे, वो भी hd के टर्म में रहेगा। उसके बाद में स्ट्रेन एनर्जी लिखेंगे, वो भी hd के टर्म्स में रहेगा। उसके बाद में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे जो गिवन डिस्प्लेसमेंट है उसके। तो hd में एक इक्वेशन आ गई। एक बार hd आ गया तो सारे के सारे अननोन रिएक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गिवन लोडिंग 10 किलोन्यूटन मीटर की, यहाँ पर 3 मीटर और ये 4 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, 120 किलोमीटर टुवर्ड्स द राइट। तो सबसे पहले समेशन fx बराबर 0 करोगे तो ha प्लस hd बराबर 0 बराबर ha
टुवर्ड्स राइट, एच डी टुवर्ड्स सारे फोर्सेस 120 10 किलो न्यूटन मीटर टुवर्ड्स राइट ही हो रही है, तो सबका समेशन बराबर 0 कर दें। तो एच ए प्लस एच डी प्लस 120 प्लस ये जो है ये इंक्लाइंड पोजीशन में है। टोटल कितना लोड है इंक्लाइंड पोजीशन में? 10 इंटू 5। दिस इंक्लाइंड लेंथ इज 5, तो 10 इंटू 5 वो तो परपेंडिकुलर टू दिस मेंबर लग रहा है, बट इसका मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स चाहिए। तो अगर थीटा इसको मान लेते हैं तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच का भी स्मॉलर एंगल थीटा होगा। तो 10 इंटू 5 इस डायरेक्शन में आ रहा है, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका f इंटू साइन थीटा कॉम्पोनेंट लेंगे, दैट विल बी f इंटू साइन थीटा। सो आई गेटिंग एच ए प्लस एच डी प्लस 120 प्लस 10 इंटू 5 इंटू साइन थीटा बराबर 0 हो गया। ये एक इक्वेशन आ गई। इसमें एच ए बराबर -160 माइनस एच डी के टर्म्स में हमने लिख दिया एच ए को। नेक्स्ट है समेशन एफ आई बराबर 0, तो आर ए प्लस आर डी प्लस इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट, आर ए प्लस आर डी अपवर्ड और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड एक्ट करेगा क्योंकि ये इस तरह के इसका कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड एक्ट किया। और कितना एक्ट किया? f इंटू कॉस थीटा, दैट इज 10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। सो आई विल राइट आर ए प्लस आर डी बराबर 10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन समेशन m बराबर 0 कर दो डी पर, तो आर ए इंटू 6, एच ए का कुछ नहीं आएगा, एच डी का कुछ नहीं आएगा, आर डी का कुछ नहीं आएगा, आर ए इंटू 6 प्लस 120 इंटू 4, और इसका देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही देख लो। तो वर्टिकल कंपोनेंट एफ इंटू कॉस थीटा, एफ क्या है यहाँ पे 10 इंटू 5 और कॉस थीटा इंटू ये डिस्टेंस, तो ये हाफ डिस्टेंस पे लग रहा है, तो 3 प्लस 1.5 4.5, तो -10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इंटू 4.5 एंड प्लस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस एफ साइन थीटा इंटू 2 डिस्टेंस, प्लस 10 इंटू 5 इंटू साइन थीटा इंटू 2, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। आर इंटू 6 माइनस 10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इंटू 4.5 प्लस 10 इंटू 5 इंटू साइन थीटा इंटू 2 प्लस 120 इंटू 4 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर हमें आर ए की वैल्यू मिल गई। एक बार आर ए की वैल्यू आने के बाद में आर डी की वैल्यू आ गई 100.83। ठीक है, तो आर ए आर डी तो हमारे पास आ गए और एच ए को हमने एच डी के टर्म्स में लिख दिया, एच डी को रिडंडेंट माना है। नेक्स्ट हमारा टास्क है स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करो। तो मेंबर बाय मेंबर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करो। सबसे पहले डीसी मेंबर को की स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करो। एक बार आप ये फिगर माइंड में बना लो। दिस इज ए बी सी डी 4 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। ठीक है, तो डीसी मेंबर के लिए स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम स्ट्रेन एनर्जी यू बराबर एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ई होती है। तो एक कोई भी एम नेक्स्ट टास्क है एम की इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो एक्स सेक्शन ले लिया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द पॉइंट डी। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट आप एक साइड की फोर्सेस का मोमेंट ले लो। तो आर डी की वजह से कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, एच डी की वजह से आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि फाइनली स्क्वायर ही हो रहा है। तो यहाँ प्लस एच डी इंटू एक्स लिख दिया बेंडिंग मोमेंट, और उसकी यू कैलकुलेट कर देंगे एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ई आई। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 4। तो ये सारा काम हमने यहाँ कर लिया है। एच डी एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 ई आई, एच डी बाहर आया, एक्स स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये यू डी सी आपके पास इतनी आ गई। नेक्स्ट हमें पता है कि हमें इसको डेल्टा के बराबर करना है, और डेल्टा बराबर क्या था? डेल यू बाई डेल एच डी था। यू बराबर एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ई आई करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में करोगे तो हमें डेल यू बाई डेल एच डी भी, डेल्टा बराबर क्या था? डेल यू बाई डेल एच डी था, तो हमें डेल यू बाई डेल एच डी 64 बाई एच इसको डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा। ठीक है, अभी मोमेंट की इक्वेशन सिंपल थी तो हमने डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मोमेंट की इक्वेशन टफ आई तो हम उसको दूसरे वाले फॉर्म से कर सकते हैं, एम डेल एम बाई डेल एच डी डी एक्स बाई ई आई से। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन सी बी को कवर करने के लिए ये पोर्शन सी बी था। यहाँ पर आपने कोई भी क्रॉस सेक्शन लिया एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सी, तो उस पर बेंडिंग मोमेंट राइट से लिखा आपने 4 एच डी प्लस आर डी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ई आई, एन स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ई विल गिव यू द स्ट्रेन एनर्जी।
इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन करोगे 0 से 3 तक, तो आपके पास u की वैल्यू आ गई ये वाली। उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करो एच डी के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये से भी मेंबर भी कवर हो गया। मेंबर ए बी को कवर करने के लिए आप x लोगे a से, ठीक है, इस पर कोई भी सेक्शन लिया a से एट अ डिस्टेंस x, उस पर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन ले ली, तो आर ए इंटू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x इंटू कॉस थीटा एंड माइनस एच ए इंटू वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज x इंटू साइन थीटा एंड माइनस w x इंटू एक्स बाई टू, इसकी वजह यूडीएल की वजह से। आर ए की वैल्यू माइनस 70.83 लिख दिया, कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी, एच ए को एच डी के टर्म्स में लिख के ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ गई। अब इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को आप स्क्वायर करोगे, वो थोड़ा टफ पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप डेल एम बाई डेल एच डी निकाल लो, और हमें फाइनली डेल यू बाई डेल एच डी चाहिए था, तो वो 1 बाई ई आई 0 से 5 एम डेल एम बाई डेल एच डी डी एक्स के एक्सप्रेशन से भी आ ही जाएगा डेल यू बाई डेल एच डी में, ठीक है। तो आपने इस एक्सप्रेशन में ये सारा पुट करके फाइनली जो डेल यू बाई डेल एच डी की वैल्यू है वो इसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन थोड़ा मैथमेटिकल है, आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा, ये वैल्यू आ गई। तो मेंबर ए बी बी सी और सी डी तीनों के लिए हमने डेल यू बाई डेल एच डी की वैल्यू निकाल ली। मेंबर बी सी और सी डी के लिए तो पहले स्ट्रेन एनर्जी निकाली और उसको डिफरेंशिएट कर दिया एच डी के रिस्पेक्ट में। मेंबर ए बी के लिए मूवमेंट की इक्वेशन थोड़ी लंबी आई थी, इसलिए उसका जो डेल यू बाई डेल एच डी एक्सप्रेशन हमने एम डेल एम बाई डेल एच डी डी एक्स बाई ई आई से निकाला था। तो फाइनली इनको ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल स्ट्रक्चर की डेल यू बाई डेल एच डी आ गई, और उसको इक्वेट करोगे डिस्प्लेसमेंट जो कि गिवन है। एच डी राइट डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में है, तो डेल यू बाई डेल एच डी करोगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एच डी, तो ये डिस्प्लेसमेंट राइट की डायरेक्शन में है, तो इसको इक्वेट करोगे डिस्प्लेसमेंट गिवन, वो भी राइट की डायरेक्शन में गिवन है, तो दोनों सेम साइन के पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेट हो जाएंगे। उससे हमारे पास फाइनली एच डी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार एच डी की वैल्यू आते ही आर ए और आर डी की वैल्यू तो पता थी, एच ए की वैल्यू भी आ गई, तो चारों अननोन रिएक्शंस की वैल्यू आ गई। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आता ही है, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है।